प्रयास स्टडी के सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से स्वागत है। आज हिंदी में वागेंद्रिय या ध्वनि यंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। वाग यंत्र के अवयव और ये उसको ध्वनि यंत्र कहते हैं। तो ये जो चित्र आपके सामने है इसको ध्यान से देखिए। ये उसका मुख्य अंश है। इसको हम विभिन्न भागों में बांटे हैं। एक में देखिए ये ओंठों, ये भी एक ओंठ है, ये दोनों ओंठ है। उसके बाद दो ये दोनों दांत है। वत्स 3 नंबर यहाँ वत्स है। वत्स हम ऊपर पार्श्व में मुख गह्वर के अंदर देखिए दांत के ऊपर ठीक ऊपर से जो मसूड़ा से ठीक ऊपर से ये हिस्सा अवश्य है। और उसके बीच कठोर तालु 3 और 4 के बीच वत्स और कोमल तालु के अंदर उसको कहते हैं कठोर तालु, उसको कठोर तालु कहते हैं। और ये 5 नंबर जो है ये कोमल तालु है यहाँ। तो ये कोमल तालु है, ये कोमल तालु की एरिया है। तो ये कठोर तालु और कोमल तालु के बीच को हम मूर्धा कहते हैं। ये मूर्धा का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक। 6 में अलीजुहा, ये अलीजुहा है। हम उसको भी मुख गह्वर के अंदर देख पाते हैं। उसको कौवा कहते हैं। उसको कौवा कहते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर ठीक जीभ ये है। ये मान लो ये जीभ का चित्र है। ये जीभ का ये नोकीला हिस्सा है। उसको जिह्वा नोक कहते हैं। इसको जिह्वा नोक कहते हैं। 8 नंबर उसको जिह्वा नोक, अग्रभाग को नोक कहते हैं। और जिह्वाग्र ये जो एरिया है उसको जिह्वाग्र, 8 नंबर को जिह्वाग्र कहते हैं। और जिह्वा मध्य ये 9 नंबर हिस्सा जो है जिह्वा का ये मध्य है। और 10 नंबर हिस्सा जो है ये जिह्वा पश्च है, जिह्वा पश्च है। तो 11 नंबर देख लीजिए उपाली जिह्वा उसको बोलते हैं। और 12 नंबर में सौर यंत्रावरण, ये सौर यंत्रावरण। 13 नंबर में सौर यंत्र की स्थिति, ये सौर यंत्र है। ये सौर यंत्र की स्थिति यहाँ है। सौर यहाँ उत्पन्न होती है। और 14 में हम कोमल तालु, नासिका विवर उन्मुखी पक्ष है। ये नासा विवर है। इसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो 15 में सौर यंत्र, ये सौर यंत्र यहाँ सौर के उत्पन्न यहाँ होता है। अगले पन में हम इसी अंश के बारे में और ये वाग यंत्र के अवयवों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आज हम वागेंद्रिय के और ध्वनि यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके सभी अंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वाग यंत्र या वागेंद्रिय के जो अवयव है, ये अवयवों के क्या क्या काम है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। बोलते समय ध्वनियों के उच्चारण, बोलते समय ध्वनियों के उच्चारण समय में शरीर के जिन अवयवों का उपयोग होता है उनके समूह को वागेंद्रिय या ध्वनि यंत्र कहते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या है, ये ध्वनि यंत्र के बारे में कौन कौन हिस्सा, कौन कौन अंग है, कौन कौन अवयव है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देख लीजिए ओंठ
ये दो होते हैं, ओंठ दो होते हैं, उस ऊपर ओंठ और नीचे का ओंठ, ऊपर ओंठ और नीचे का ओंठ, लेकिन उच्चारण के समय नीचे का ओंठ अधिक क्रियाशील होता है। दो होठों से नीचे जो होंठ है वो अधिक क्रियाशील होता है। उच्चारण समय कई स्थितियां हो सकती है। उच्चारण के समय इसकी स्थिति कई प्रकार की हो सकती है। दोनों ओठों पूर्णतया उन्मुक्त रहता है, खुला रहता है। दोनों ओठों पूर्णतया उन्मुक्त रहता है और दोनों ओठों संपूर्ण बंद कर ओष्ठ व्यंजन का उच्चारण होता है और नीचे का होंठ दांत के स्पर्श से दंतोष्ठ स्पर्श व्यंजनों की सृष्टि कर सकते हैं। 4 नंबर में देख लीजिए, दोनों एक साथ मिलकर अथवा दोनों अधिक निकटतर आकर संघर्षी व्यंजनों का उत्पन्न कर सकते हैं। संघर्षी व्यंजन कैसे होते हैं? तो दोनों होठों एक साथ मिल जाते हैं और अधिक निकटतर आकर संघर्षी व्यंजनों का उत्पन्न कर सकते हैं। स्वर उच्चारण के समय दोनों होंठ वृत्ताकार या अवृत्ताकार स्थिति में बन सकते हैं। हिंदी में इसके अंदर आते हैं प, फ, ब, भ, म ध्वनियाँ आते हैं और दो में दांतों में ऊपर तथा नीचे पंक्ति के सामने दांत विशेष कार्य करते हैं। दोनों में देखो, दोनों दांतों के ऊपर और नीचे, दांतों में ऊपर और नीचे पंक्ति, दो पंक्ति है तो के सामने दांत विशेष कार्य करते हैं। क्या करते हैं? दांत नीचे के ओंठ और जिह्वा के नोक के साथ मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दांत और जिह्वा के नोक के साथ मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऐसे ध्वनि है प, ब दंतोष्टय है, प, ब दंतोष्टय है और त, थ, द, ध दंत्य है। त, थ, द, ध दंत्य है। वस्य ऊपर के दांतों के मूल से कठोर तालु के आरंभ तक के भागों को वस्य कहते हैं। तो चित्र में हम देख सकेंगे तो ऊपर के दांतों के मूल से कठोर तालु के आरंभ तक भागों को वस्य कहते हैं। तो चित्र में द्रष्टव्य है, पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। यह एक उच्चारण स्थान है। जिह्वा के विभिन्न भागों इसके स्पर्श से तथा इसके निकट अथवा इसकी ओर अभिमुखी होकर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वस्य में के जो स्थान हमको मिला है, कठोर तालु के आरंभ तक, दांतों के मूल से, ऊपर के दांतों के मूल से कठोर तालु तक के आरंभ तक, ये अक्षर, ये व्यंजन, ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। न, र, ल, श, न, र, ल, श, ये वस्य ध्वनि है। कठोर तालु क्या है? वस्य के अंतिम भाग से कोमल तालु के आरंभ तक का भागों को कठोर तालु कहते हैं। जीभ को हम ऊपर उठा करके स्वर रेखा, स्वर सीमा जो है उसके ऊपर लगाकर हम उसको अनुभव कर सकते हैं।
तो जीभ को ऊपर उठाकर जो ऊपर में जो स्वर सीमा है उसका जो मध्य हिस्सा है ये कठोर तालु है। वस्य के भांति यह भी एक उच्चारण स्थान है। ये अवयव नहीं है, लेकिन ये उच्चारण स्थान है। यहाँ हम जीभ को लगाते हैं, जीभ उसके साथ लगता है, तो ये उच्चारण स्थान है। यहाँ ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तालव्य व्यंजनों का उच्चारण कठोर तालु तथा जीभ के मध्य भाग के सहयोग से होता है। जैसे हिंदी में च, च, छ, ज, झ, न, श, य, इसी प्रकार उच्चारण करने से ये तालव्य व्यंजन कठोर तालु के ऊपर उसका स्पर्श होता है, जीभ का स्पर्श होता है। च, छ, ज, झ, न, श, य, ये तालव्य व्यंजन है। इन्हें तालव्य स्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें तालव्य स्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धा किसको कहते हैं? कठोर तालु और कोमल तालु के बीच के भागों को मूर्धा कहते हैं। कठोर तालु और कोमल तालु के बीच के भागों को मूर्धा कहते हैं। जैसे हम कठोर तालु जीभ ऊपर उठाकर सीमा जो है, स्वर सीमा जो है, कठोर तालु तो मालूम हो गया है, और कोमल तालु तक ये दोनों को मिलाकर मूर्धा उसको कहते हैं। मूर्धन्य व्यंजनों का उच्चारण तब होता है जब जीभ उलटकर मूर्धा को छूता है। जैसे हिंदी में देख लीजिए, ट उच्चारण करने से ट जीभ का नोक ऊपर मूर्धा में लगता है। ठ, ड, ढ, ण, श, ढ़, ढ, यह मूर्धन्य व्यंजन है। उच्चारण करके उसको आप समझ पाएंगे, और जीभ कहाँ लगता है उसको हम स्पर्श करके ही अनुभव कर सकेंगे। कोमल तालु के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ कठोर तालु का अंत होता है, अर्थात जहाँ अस्थिमय अंश का अंत होता है, और जिस भाग से कोमल मांसखंड का आरंभ होता है वही भाग कोमल तालु है। तो यह आप अनुभव कर सकेंगे। तो मूर्धा के बाद कठोर तालु जो है, कठोर तालु जीभ को उलटकर ऊपर जो अंश है, ऊपर जो कठोर अंश है उसको कठोर तालु कहते हैं। अर्थात जहाँ अस्थिमय लगता है, कठिन लगता है, उसको हम कठोर तालु कहते हैं। उसका अंत जहाँ होता है और उसके आगे बढ़ेंगे और जीभ को अंदर को छूने की चेष्टा करने से, कोशिश करने से महसूस आप कर सकेंगे। एक नरम हिस्सा कोमल मांस पर्दा जैसा है, वह आरंभ होता है, वही भाग को कोमल तालु कहते हैं, वही कोमल तालु है। व्याघ्र का यह एक महत्वपूर्ण अंश है। ये महत्वपूर्ण अंश है। यह उच्चारण स्थान है और उच्चारण सहायक अवयव है। हिंदी में क, ख, ग, घ, व कोमल तालव्य है। क तो उच्चारण का ये स्थान है, और उच्चारण करते समय उसका उपलब्धि हम कर पाएंगे। क बोलने से उसका उच्चारण हम करते समय उसका स्थिति को हम महसूस कर सकेंगे। इस वर्ण के व्यंजनों का उच्चारण
कोमल तालु तथा जीभ के पिछले भाग की सहायता से होता है। देखो क क क जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है और कोमल तालु में थोड़ा सा कंपन जैसे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम महसूस करते हैं। उसको उच्चारण हम करना है, उच्चारण करने से ही उसको हम अनुभव कर पाएंगे। अली जिह्वा या कौवा, अली जिह्वा या कौवा। तो कोमल तालु के अंतिम भाग को कोमल तालु से और नीचे चले जाइए, कोमल तालु से नीचे चले जाइए। यह एक छोटे से लटकते हुए मांसपिंड है। तो यह हम मुख खोलने से और किसी का और शीशे में भी हम देख सकते हैं। मांसपिंड एक हिलता हुआ मांसपिंड है रूप में दिखलाई पड़ता है। यह ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर नीचे होता है, हिलते रहता है। इसे कौवा घंटी या सुंडिका, उसे कौवा घंटी कहते हैं या सुंडिका भी कहते हैं। इंग्लिश में यूवुला भी कहते हैं। ध्वनि उच्चारण में जीवा का स्थान। तो जीव ध्वनि उच्चारण का प्रमुख अंग है। उच्चारण अवयवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जीवा अवयव है। स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा सर्वाधिक कार्य करती है। जिह्वा सर्वाधिक कार्य करती है। जिह्वा का नोक 8 नंबर में देख लीजिए। जिह्वा नोक, अग्रभाग को नोक कहते हैं। तो देख लीजिए जिह्वा का पॉइंट जो है, अगला पॉइंट हिस्सा जो है उसको नोक कहते हैं। जिह्वा के अग्र बिंदु को जिह्वा नोक कहते हैं। जिह्वा ध्वनि उत्पन्न में मुख्य कार्य करती है। जिह्वा ध्वनि उत्पन्न में मुख्य कार्य करती है। जिह्वा नोक ऊपर दांतों को स्पर्श करके, जिह्वा नोक ऊपर दांतों के मूल से स्पर्श करके त थ द ध जैसे जिह्वा नोक में ये उत्पन्न होते हैं। तो देख लीजिए उच्चारण करके स्वयं आप कोशिश कीजिए। तो त कहने से, थ कहने से, द कहने से, ध कहने से दांत का जो नोक है, अग्र है, ये ऊपर दांतों के मसूड़ों से लगता है। तो जिह्वा नोक वस्य को स्पर्श करके न उच्चारण करने से जिह्वा का नोक वस्य में दांत के मसूड़ों से लग जाता है, पूर्ण रूप से लग जाता है और न का उच्चारण होता है। जिह्वा नोक वस्य और दांत के निकटवर्ती होकर वस्य संघर्षित ध्वनि श उच्चारण होता है। कैसे देख लीजिए। श निकटवर्ती, दांत में नहीं लगता है, ऊपर दांतों के साथ जिह्वा के अग्रभाग नोक नहीं लगता है, लेकिन निकटवर्ती हो जाती है और संघर्षी ध्वनि स उच्चारण होता है। फेफड़ों से हवा विताड़ित होकर तथा एकाएक बार जोर से हिलाकर वस्य लुंठित ध्वनि र वस्य के मध्य बिंदु का स्पर्श करके जिह्वा के एक या दोनों पार्श्व खोले रहे तो पार्श्विक ध्वनि ल एवं पीछे और मोड़कर मूर्धा भाग को स्पर्श करके मूर्धन्य ध्वनियाँ ट ठ ड ढ के उच्चारण में सहायता होती है। तो और एक बार देख लीजिए। तो
फेफड़ों से हवा विताड़ित होकर एकाएक बार जोर लगाकर वश्च लुंठित ध्वनि र र र वश्च में के निकटतर जिह्वा नोक लग जाता है और लुंठित ध्वनि र उच्चारण होता है। र वश्च के मध्य बिंदु का स्पर्श करके, वश्च के मध्य बिंदु का स्पर्श करके जिह्वा का एक या दोनों पार्श्व में ल, वश्च के मध्य बिंदु ल ल ल उच्चारण करने से जिह्वा का नोक वश्च में संपूर्ण रूप में लग जाता है और दोनों पार्श्व में ल ध्वनि उत्पन्न होता है और उसको पार्श्विक ध्वनि कहते हैं ल को। और मोड़कर मूर्धा भाग को स्पर्श करके मूर्धन्य ध्वनि और जीव का नोक मोड़ जाता है, जैसे ट ट ट। जीव का मूर्धा में जीव का अग्रभाग उलट करके रहता है, तो उच्चारण करने से आप अनुभव कर सकेंगे। तो जीव का ऊपर नोक जो है उलट करके मूर्धा से जीव लग जाता है और ट ठ ड ढ के उच्चारण में सहायक होती है। जिह्वाग्र, जिह्वाग्र इस भाग कठोर तालु के विपरीत स्थिति रहता है। इस भाग कठोर तालु के विपरीत स्थित रहता है। तो कठोर तालु ऊपर के हिस्सा को कठोर तालु कहते हैं और जिह्वा का अग्र जो है उसके नीचे हैं। जैसे जिह्वा का नोक को छोड़कर जरा सा आगे बढ़ने से वह जिह्वाग्र होता है। जिह्वाग्र की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को मुख्यतः तालव्य ध्वनि कहा जाता है। तालव्य कहा जाता है। तालव्य क्या क्या है हिंदी में? ई ए आय, ये अग्र ध्वनियाँ है, ये अग्र ध्वनियाँ है। ई जीव की जिह्वाग्र में ये उत्पन्न होती है। ई ए आय, ये अग्र ध्वनियाँ है। जिह्वा मध्य, पहले जो चित्र हमने दिखाया है वहाँ जिह्वा का मध्य क्या है आप देख सकेंगे। 10 नंबर चिन्ह कहाँ दिया गया है तो आपको मालूम होगा। तो साधारण रूप से जिह्वा का मध्य भाग को आप अनुभव कर सकेंगे। जो मूर्धा के विपरीत ऊपर जो मूर्धा है स्वर सीमा में, ये मूर्धा के ठीक विपरीत स्थिति है। जिह्वा मध्य मूर्धा तथा कोमल तालु की ओर उठकर मध्य स्वरों की सृष्टि करता है। तो ये उच्चारण करते समय मूर्धा की तरफ ऊपर जो हिस्सा है स्वर सीमा की तरफ ऊपर में जो हिस्सा है तालु है, कोमल तालु, उसकी तरफ मध्य स्वरों की सृष्टि करता है। कैसे? तो जैसे उच्चारण कर लीजिए अ उच्चारण करने से, आ उच्चारण करने से, ये दोनों मध्य स्वर है को मध्य स्वर कहा जाता है। दोनों को ये उच्चारण करने से जीव का जो मध्य भाग है वह कोमल तालु की ओर उठता है, कोमल तालु की ओर उठता रहता है। तो उस समय ये मध्य स्वरों का उत्पन्न होती है। आ ये ध्वनि वहाँ उत्पन्न होती रहती है। जिह्वा पश्च, जिह्वा मध्य के बाद मुख कवर में जिह्वा का मध्य जाने के बाद और अंदर को जाने से जिह्वा पश्च है। जिह्वा पश्च कोमल तालु के ठीक विपरीत स्थित रहता है। जिह्वा पश्च कोमल तालु की ओर उठकर पश्च स्वर सृष्टि करता है। तो देख लीजिए उच्चारण करेंगे हम हिंदी में। ऊ उच्चारण करने से जिह्वा का पश्च भाग उठता रहता है और कोमल तालु की तरफ लगने को कोशिश करता है। जैसे देखो ऊ ओ ये पश्च स्वर है। ये 4
पश्च स्वर है। जीव के पश्च हिस्सा में ये चारों ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ कोमल तालु और अलीजुहा के साथ मिलकर के साथ मिलकर क ख ग घ ध्वनि सृष्टि करता है। जैसे उच्चारण करेंगे क ख ग घ, ये अलीजुहा के साथ मिलकर कोमल तालु और अलीजुहा के साथ मिलकर ये क ख ग घ ध्वनि सृष्टि करता है। उपाली जिह्वा या गलबिल, उपाली जिह्वा या गलबिल, उपाली जिह्वा या गलबिल। नासिका विवर, नाक विवर, नाक नासारंध्र जो है, और स्वरयंत्रावरण के बीच, स्वरयंत्रावरण या नासिका विवर के बीच और जिह्वा मूल के पीछे जो खाली स्थान रहता है उसे उपाली जिह्वा कहते हैं। तो नासिका विवर और स्वरयंत्रावरण के बीच जिह्वा मूल के पीछे जो खाली स्थान रहता है उसे उपाली जिह्वा कहते हैं। उपाली जिह्वा गले में वह स्थान है जो चौराहा होता है, चार राह वहाँ से होता है। यहाँ से नाक, मुंह, फेफड़े और अमाशय को रास्ता जाते हैं। चार रास्ता वहाँ से निकलते हैं। कहाँ से? उपाली जिह्वा गले में वह स्थान है, उपाली जिह्वा जहाँ है वहाँ से चार रास्ता है। नाक को एक, मुंह को एक, फेफड़े को एक और अमाशय को एक रास्ते जाते हैं। इसे कंठ मार्ग भी कहते हैं। ये रास्ता को कंठ मार्ग कहते हैं। काकल्य, इसका अन्य नाम स्वरयंत्र मुखी। काकल्य का अन्य नाम स्वरयंत्र मुखी। काकल्य स्वरयंत्र अवयव का मुख्य है। काकल्य स्वरयंत्र अवयव का मुख्य है। इससे बोलने में सहायता मिलती है। बोलते समय वह सहायता करती है। जैसे ह स्वर यंत्र मुख से उच्चारित की जाती है। ह उच्चारण करने से अंदर से हवा जो बाहर निकलती है, और ये काकल्य या स्वर यंत्र मुखी के स्थान पर, स्वर यंत्र मुख के स्थान पर ह ध्वनि की उत्पन्न होती है। स्वर यंत्रावरण जिह्वा मूल के नीचे पड़े पेड़ के पत्ते के समान उठा हुआ है। स्वर यंत्रावरण क्या है? जिह्वा के मूल के नीचे, जिह्वा जहाँ, जिसका मूल जहाँ है उसके थोड़ा सा नीचे पेड़ के पत्ते के समान उठा हुआ एक मांसाल भाग होता है स्वर यंत्रावरण। ये ध्वनि उच्चारण में सहायता नहीं करता, किंतु स्वर यंत्र की रक्षा करने के कारण परोक्ष रूप में यह ध्वनि प्रक्रिया को अक्षुण्ण रखता है। और ये स्वर यंत्र की रक्षा करने के कारण परोक्ष रूप से यह ध्वनि प्रक्रिया को अक्षुण्ण रखता है। 14 नंबर में स्वर तंत्रियाँ श्वास नली के अंत में, श्वास नली जहाँ अंत हो गया है स्थित कंठ में आगे से पीछे का थैला हुआ महीन तंत्रियों से निर्मित लचीला झिल्लियों का एक जोड़ा है। ये
स्वर तंत्रियाँ है। 15 श्वास नलिका। श्वास नलिका, इससे मनुष्य का जीवन उसकी श्वास प्रक्रिया पर निर्भर करता है। श्वास नलिका में हम सांस लेते हैं और छोड़ते, बाहर भी छोड़ते हैं। नासिका विवर। नासिका विवर क्या है? नासा विवर, नासारंध्र। जब अलीजिह्वा एवं कोमल तालु शिथिल पड़े रहते हैं, तब श्वासनली का आने वाली हवा उसी नासिका विबस से निकलती है। नाक का भीतर का भाग है, ये नाक का भीतर का भाग है। हम जो यहाँ सूंघते हैं और वायु को यहाँ अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं जिस रास्ते में, नाक के सहायता से, उसको नासिका विवर कहते हैं। नासिक ध्वनियों की उच्चारण में इससे सहायता मिलती है। और हिंदी में व, न्य, ण, न, म, तो ये उच्चारण नासा के माध्यम से, नासा विवर से होती है। अनुनासिक व्यंजन ये व, न्य, ण, न, म अनुनासिक व्यंजन का उत्पन्न होता है। तो वाग यंत्र के संबंध में ज्ञान रहने से हम शुद्ध उच्चारण करने में ये मदद मिलती है, मदद हमको देती है। इसको बार बार देखकर समझना है, चित्र के साथ मिलाकर पढ़ना है। और सभी शिक्षार्थियों को और सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद।